अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन या गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग जब कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। वेलकम टू डीके शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि स्टेनोग्राफर के एग्जाम में जो रिटन पेपर में इंग्लिश का एग्जाम होता है उसमें अपने स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब जो भी एस्पिरेंट्स या विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए, तो ऑब्वियसली बात है उनके जो शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस होते हैं, उनका डिक्टेशन का प्रैक्टिस होता है, सारी चीज़ों में वो लोग कमांड कर लेते हैं। बट एक ऐसा सेक्शन है जो इंग्लिश का जहाँ से मार्क्स गिर सकता है, और वो एक छोटा सा कुछ मार्क्स के लिए शायद आपका एग्जाम बच जाए। तो अब अभी से हम क्या कर सकते हैं, अभी से हम कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश को लेके। और देखो, इंग्लिश बहुत बड़ा टॉपिक है, इंग्लिश में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कंटेंट है, ग्रामर है, वोकेबलरी है। बट हम ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे सटीक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें ये सीरीज में, जहाँ पे आपको कुछ सीखने का मिले। पिछले पैटर्न के एग्जाम्स के क्वेश्चंस को देखते हुए हम कुछ नए क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन के पीछे छुपा हुआ एक थ्योरी होगा, एक लॉजिक होगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सेम नहीं आते हैं बट कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट किए जा सकते हैं, ठीक है, स्पेशली ग्रामर में, इडियम्स में एंड वोकैबुलरी में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगेगा। आज एक छोटा सा सेशन में रख रहा हूँ, और आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन में, हर 10 क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कुछ क्वेश्चंस के साथ बिना टाइम को वेस्ट किए। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा जानकारी देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को जो शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस या शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, या फिर शॉर्ट हैंड से रिलेटेड सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश का पेपर, शॉर्ट हैंड, एवरीथिंग। तो लालपुर के पास डीके शॉर्ट हैंड क्लासेस है, टाइपिंग क्लासेस है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इनकेस अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए शॉर्ट हैंड से रिलेटेड, तो यहाँ पे नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में। अब प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन देखिए, सभी को पता है, बचपन से हमने पढ़ा है कि प्रेपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, वो है प्री प्लस पोजीशन, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि प्रिपोजिशन का परिभाषा तो आपसे पूछेगा नहीं, फिर अगर हम इसके आगे बढ़ें तो प्रिपोजिशन क्या होता है? सभी को पता है प्रिपोजिशन जैसे ऑन होता है, एट होता है, बाय होता है, इन होता है, अंडर होता है, ठीक है, ये सारे प्रिपोजिशंस होते हैं। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से भी तो नहीं पूछेगा। तो आखिर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है? तो हम लोग कुछ सैम्पल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करेंगे, और क्वेश्चंस का लॉजिक भी समझेंगे, क्वेश्चंस के पीछे छुपा हुआ रूल भी समझेंगे, और देखेंगे कि क्वेश्चंस का अप्रोच क्या हो सकता है। तो देखिए, जनरली होता क्या है कि प्रपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे डायरेक्टली आपको किसी प्रपोजिशन के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है? सेंटेंस में कभी भी कोई वर्ब यानी कोई क्रिया, ठीक है, के साथ में किसी प्रिपोजिशन का जो पेयर बनता है, उसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन को सीखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बताएं, तो मान लो कि जैसे कि एक हम वर्ब ले लेते हैं, क्रिया ले लेते हैं, लुक। लुक क्या हो गया मेरा? ये वर्ब हो गया, एक क्रिया हो गया, ठीक। अब इसके साथ जैसे जैसे प्रिपोजिशन चेंज होगा वैसे वैसे इसका मीनिंग भी बदलता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लुक लुक के साथ एट लगा दें तो इसका मीनिंग हो जाता है किसी को देखना या घूरना। अगर हम लुक के साथ आफ्टर लगा दें तो इसके साथ मीनिंग हो जाता है किसी की देखभाल करना। अगर हम लुक के साथ में फॉर लगा दें तो इसकी मीनिंग हो जाती है किसी चीज़ को ढूंढना। अगर हम लुक के साथ में फॉर एग्जांपल लगा दें डाउन अपॉन, तो इसका मतलब हो जाता है किसी को घृणा की नज़र से देखना। तो देखा आपने कि हमारा जो मेन वर्ड था लुक वो सेम था, लेकिन जैसे जैसे प्रिपोजिशन बदला वैसे वैसे सेंटेंस में मीनिंग भी बदलते चला गया। तो बेसिकली क्या किया हमने, यहाँ पे एक पेयर के बारे में पढ़ा। पेयर क्या होता? पेयर कहने का मतलब था कि एक क्रिया के साथ में प्रिपोजिशन का पेयर जब बना तो उसका मीनिंग भी चेंज होता चला गया। अब इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस क्या हो सकता है अब देखते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये पूछे एग्ज़ाम्स के पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसी टाइप से पूछे जाएंगे।
अब यहाँ पे जैसे कि अभी तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये टॉपिक प्रिपोजिशन का है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार आपको पता नहीं चलता है कि किस टॉपिक से पूछा गया। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देयर हैज़ नॉट बीन एनी रेनफॉल इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री सिंस द लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ से आपसे उम्मीद करेगा कि आप बताओ कि इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। अब ये क्वेश्चन में जिन्हें नहीं पता, तो एक स्टूडेंट बहुत सारा दिमाग लगाएगा। आप भी ट्राई करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो सकता है, राइट। अब देखो, इसका लॉजिक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में आखिर प्रॉब्लम है क्या। अब यहाँ से देखो, एक वर्ड है यहाँ पे सिंस। ठीक है, मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर, और एक होता है सिंस। ठीक है, देखो फॉर को जनरली हम लोग कहते हैं, फॉर को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पीरियड ऑफ टाइम। फॉर को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो याद रखना, फॉर को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम और सिंस को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है, ये जो दो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ फॉर और सिंस का, ये टेंस के एग्जाम में भी बहुत, टेंस के पेपर में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब टेंस के से संबंधित क्वेश्चन में, और प्रिपोजिशन में भी इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। अब होता क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। देखो, कभी भी अगर सिंस लगा हुआ है ना, तो इसके साथ न्यूमरिक वैल्यू नहीं लगेगा, जैसे सिंस लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, सिंस जो होता है ना, वो सटीक समय को बताता है। मैंने बताया था, इसे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो सकता है, जैसे अगर सुबह 6 AM तो सिंस 6 AM हो सकता है। इंडिया कब से आज़ाद है, 1947 से आज़ाद है, तो सिंस 1947 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मैं कह सकता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग हो सकता है। ठीक है, सिंस सनराइज हो सकता है, सिंस सनसेट हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंस जो है वो समय का एक बिंदु है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर 2 ईयर्स, मतलब लास्ट 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स अगर हम कहते हैं तो ये पूरा का पूरा अवधि बताता है, यानी ये पूरा पीरियड बता रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी अगर सेंटेंस में पीरियड का यूज़ किया जाए, तो आप वहाँ पे सिंस का यूज़ नहीं कर सकते। आप वहाँ पे क्या करोगे, आप सिंस के जगह पे फॉर कर दोगे। ठीक है, अब मान लो कि आपको ये समझ में नहीं आया अभी भी, तो इसमें एक लॉजिक समझ लो, मैं बता देता हूँ। जैसे अगर आप एक सेंटेंस समझो, मैं बोल रहा हूँ कि आई हैव बीन लिविंग इन रांची। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दो चीज़ लिख सकता हूँ, मैं रांची में रह रहा हूँ कब से। तो पहला मैं या तो लिखूँगा, मान लो कि मैं सन 2000 से रह रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि फॉर 25 ईयर्स, या तो मैं ये लिख सकता हूँ। नहीं तो मैं दूसरा एक और तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, सिंस 2000। अब ये दोनों का बात तो एक ही हुआ ना, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया। लिखने का तरीका बदल गया, कहने का मतलब है कि फॉर बोला ना, फॉर कहा कि हम टोटल को ऐड करके बता देंगे, यानी हम टोटल वैल्यू बता देंगे। सिंस बोला कि हम टोटल वैल्यू नहीं बताएंगे, सिर्फ हम जो स्टार्ट पॉइंट है बस उसकी जानकारी देंगे। आप खुद से जोड़ लो कि 2000 से 2025 तक कितना साल होता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंस बताया कि जब काम जिस समय से शुरुआत हुआ, बस वही जानकारी देंगे हम, कि काम कब शुरू हुआ, कितने दिन हो गए काम चालू हुए हुए, ये नहीं बताएगा। फॉर बोलेगा कि मैं पूरा का पूरा बताऊंगा, अभी तक जोड़ के कितना समय हुआ। तो आई होप कि ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि सिंस के जगह पे फॉर लगाएंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वी रीच देयर। ठीक है, एक मिनट। व्हेन वी रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, वी सॉ अ क्राउड ऑफ अबाउट 12 पीपल फाइटिंग बिटवीन देमसेल्व्स। ठीक है, यानी जब हमने पहुँचा तो देखा हम कि 12 लोग आपस में लड़ रहे हैं।
अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बार बार पूछा जाता है। देखो, अगर सेंटेंस में दो लोगों की बात की जाती है तो दो लोगों के लिए हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर दो से ज़्यादा यानी कम से कम अगर तीन हो गए तो इसके लिए हम बिटवीन नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम लोग अमंग का इस्तेमाल करते हैं। अब सेंटेंस से क्लियरली पता चल जा रहा है कि यहाँ पे 12 लोग हैं, तो 12 लोग हैं, तो अब हम इसमें सुधार क्या करेंगे? अब हम इसमें सुधार करेंगे कि यहाँ पे बिटवीन को हटा के यहाँ पे हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं भी पता था तो कुछ तो दिमाग में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पुलिस सक्सीडेड इन रिकवरिंग द स्टोलन ज्वेलरी आफ्टर अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। द पुलिस सक्सीडेड इन रिकवरिंग द ज्वेलरी आफ्टर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब देखो इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कहाँ पे है? इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन हमारा कहाँ पे है? तो प्रीपोजिशन है हमारा, ठीक है, दो जगह पे है, एक इन है और एक आफ्टर है। ठीक है, लेकिन अब ये समझना, हमें देखना है यहाँ पे मेन कि सक्सीड के साथ में प्रीपोजिशन कौन सा इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया है, सक्सेस के साथ या सक्सीड के साथ इन लगता है, तो इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा नो एरर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कि बबीता एडवाइज्ड टू हर चाइल्ड नॉट टू प्ले विथ द बॉल ऑन द रोड। यानी बबीता ने सुझाव दिया अपने बच्चे को कि रोड पे बॉल के साथ ना खेलो। मीनिंग काफ़ी आसान है, लेकिन अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट हो सकता है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि एडवाइज्ड जो वर्ड है इसके बाद आपको टू लगाने का ज़रूरत नहीं। ठीक है, यानी हम सीधा सीधी कहते हैं कि बबीता एडवाइज हर चाइल्ड, टू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इट वॉज इन फैक्ट हर फादर हु प्रिवेंटेड हर एट, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया एट जॉइनिंग द पुलिस एकेडमी। ठीक है, मतलब उसके पिताजी ने उसे रोका पुलिस एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए। राइट, अब यहाँ समझते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि प्रीपोजिशन के अधिकतर क्वेश्चन पेयर में पूछे जाते हैं, तो पेयर किसके साथ बनेगा? इस एट का पेयर किसके साथ बनेगा? तो इस एट का पेयर इसके साथ चेक करना है, यानी प्रिवेंटेड के साथ चेक करना है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि प्रिवेंटेड जो दिया हुआ है, क्या इसके साथ एट का पेयर सही है कि गलत है? तो अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कभी भी प्रिवेंट के साथ में एट का यूज़ नहीं किया जाता। इसके जगह पे, एट के जगह पे हम हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एट के जगह पे हम फ्रॉम करेंगे, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चंस में कुछ कुछ सीखते जा रहे हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 इतना लंबा चौड़ा है कि अधिकतर लोग तो देख के ही इसमें डर जाएंगे कि इतना लंबा क्वेश्चन सर बना है ये। तो इसमें देखिए क्या है ना, कभी भी सेंटेंस का लेंथ और उसमें नंबर ऑफ वर्ड ज़्यादा हो तो उसको देख के कभी मत डरिएगा, अपने कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो 6 क्या कह रहा है। द रिसेंट सिम्पोजियम ऑन सेंसरशिप इंडिकेटेड दैट to refrain with saying or writing something others might object to is form of self censorship। अभी सेंटेंस को बहुत ज़्यादा मैं पेचीदा नहीं करना चाहता। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा उसके लिए एकदम कुछ सेकंड्स में ही बन जाएगा। देखो दिक्कत क्या है यहाँ पे मैं पहले सारा क्लियर कर देता हूँ, तब आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा वो समझना। मैं आपका ध्यान यहाँ पे दिलाना चाहता हूँ रिफ्रेन विथ। ठीक है, अब समझो, कुछ ऐसे वर्ड्स मैं बता रहा हूँ, जैसे एक हो गया रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? रिफ्रेन का मतलब होता है अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखना, जैसे मैं शराब से रिफ्रेन करता हूँ। ठीक है, इसी के लिए एक और वर्ड हम लोग लगाते हैं एब्स्टेन। ठीक है, ये दोनों का मीनिंग सेम है। तो रिफ्रेन, एब्स्टेन, और मैं कुछ और भी वर्ड बता देता हूँ, इरेडिकेट। इरेडिकेट का मीनिंग अलग होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक लॉजिक। रिकवर। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, मतलब रिफ्रेन के साथ फ्रॉम लगेगा, एब्सटेन के साथ फ्रॉम लगेगा, इरेडिकेट के साथ फ्रॉम लगेगा। इरेडिकेट का मतलब बिल्कुल अलग होता है, ये मत समझिएगा कि रिफ्रेन और एब्सटेन का मीनिंग इरेडिकेट का सेम हो गया। इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से मिटा देना। रिकवर तो आप जान ही रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो स्टूडेंट जान रहा है उसको याद है, जिसने प्रैक्टिस किया, तो रिफ्रेन के साथ विथ नहीं लगेगा, सीधा सीधी फ्रॉम लगेगा। अच्छा देखो, एग्जाम में अगर इस तरह का पैटर्न है तो आपको सुधारना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ऑप्शन पर टिक करके निकल जाना है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, कह रहा है कि सारिका क्लोजली रिजेंबल्स टू हर मदर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर बट ऑल्सो इन हैबिट्स, यानी सारिका अपनी मम्मी की तरह दिखती है, आदतों में भी है, और मतलब दिखने में भी सेम है और हैबिट में भी सेम है, ठीक है, यानी दोनों एकदम एक जैसी है। अब इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस में हम कॉन्सेप्ट क्या देख सकते हैं? कॉन्सेप्ट ये देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एडवाइज्ड के साथ में बहुत ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे हम टू नहीं लगाते हैं। उसी तरह से यहाँ जो वर्ड है रिजेंबल्स, अब रिजेंबल्स का मतलब क्या होता है? रिजेंबल्स का मतलब होता है किसी के तरह दिखना। तो रिजेंबल्स के साथ भी आप टू का यूज़ नहीं कर सकते। फिर आप पूछोगे सर यहाँ कुछ और प्रीपोजिशन लगाएं क्या? तो नहीं, यहाँ कोई भी प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सीधा सीधी हो जाएगा, सारिका क्लोजली रिजेंबल्स हर मदर, यानी यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि रिजेंबल्स जिसका मतलब होता है किसी के तरह दिखना, इसके बाद कोई प्रीपोजिशन का ज़रूरत नहीं है, और टू अक्सर लगा के आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अभी आपको जस्ट मैंने बताया था शायद क्वेश्चन नंबर 2 में, और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान से पढ़ा था तो उम्मीद करते हैं ये फटाक से आप जवाब दे दोगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी देखो क्या कह रहा है, क्वारल अरोज बिटवीन द 5 मेंबर्स एंड फॉर अ टाइम इट अपीयर्ड एज इफ द पार्टी हैड बीन हेडिंग फॉर अ स्प्लिट, यानी 5 लोगों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, ठीक है। 5 लोग, कितने लोग हैं? 5 लोग। अब देखो 5 लोग के लिए क्या यूज़ कर दिया? 5 लोग के लिए कर दिया बिटवीन। अभी हमने तुरंत पढ़ा था कि बिटवीन का इस्तेमाल 2 लोग के लिए करते हैं, तो यहाँ पे बिटवीन के जगह पे हम अमंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर 2 से ज़्यादा हो तो अमंग का यूज़ किया जाता है, कभी भी यहाँ पे बिटवीन का यूज़ नहीं किया जाता है। कुछ एक अपवाद है, कुछ ऐसे अपवाद हैं जहाँ पे हम इस बिटवीन को लगाते हैं 2 से ज़्यादा के लिए भी, जब मीटिंग हो, कोई संधि हो, बट अभी उस अपवादों की बात नहीं करेंगे, वैसे सवाल आएगा तो हम लोग डील करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ये भी देखिए एकदम झटम फटाक से बन जाना चाहिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन कैसे घूम फिर के वापस आता है। मैंने बोला ना कि अगर आप 300-400 क्वेश्चन बना लो प्रिपरेशन पे, देख लो, रट्टा भी मत मारो, 2-4 बार बस देख लो ना, तो आपको एक समझ में आ जाएगा कि पैटर्न परीक्षा का क्या है। अब देखो जैसे सुमित सक्सीडेड टू गेट अ डिसेंट जॉब सून आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको तुरंत बताया था कि सक्सेस और सक्सीड इसके साथ में टू नहीं लगता, इन लगता है। तुरंत मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो कैसे घूम फिर के आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत 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 हाईली रिपीटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में मैं रखता हूँ। मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है मैं इंडिया के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देख चुका हूँ, एसएससी में, बैंक में, सीजीएल में, सीपीओ में, एनडीए के एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए ध्यान देना। अब देखो ये क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, डिस्पाइट ऑफ अ गुड मानसून दिस ईयर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। कह रहा है कि मानसून अच्छा होने के बावजूद भी जो ग्रेन्स था उसका प्रोडक्शन, उपज बढ़ नहीं पाया, ठीक है। प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाया लेकिन बारिश अच्छी हुई थी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो एक वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेस्पाइट। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। इसी का एक और पर्यायवाची हम लोग यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं इन स्पाइट ऑफ। ये डिस्पाइट का पर्यायवाची है, ठीक है। दोनों के दोनों एकदम सेम वर्ड है, लेकिन सेम तो हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इंस्पाइट का जब आप यूज़ करते हैं तो ऑफ हमेशा लगना चाहिए, लेकिन डिस्पाइट के साथ भूल के भी ऑफ नहीं लगेगा, कभी नहीं लगाइएगा।
तो या तो आप इन स्पाइट ऑफ पूरा का पूरा लिख दीजिए, और नहीं तो डिस्पाइट के साथ में यहाँ जो ऑफ है उस ऑफ को हटा दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ जो डिस्पाइट के साथ ऑफ है उसको हटा दीजिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी नहीं लगता, इंस्पाइट के साथ हमेशा लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया ए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चन में कुछ सीखने मिला होगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि ऐसा सेशन आपको कैसा लगा, और आगे कोई अगर ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। हाँ, जो लोग स्टेनोग्राफर के लिए इंटरेस्टेड हैं या इंग्लिश के पेपर के लिए इंटरेस्टेड है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।